हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल जैकबोर्ड नंबर 1। तो इससे पहले वीडियो में आप लोगों को एक क्वेश्चन लिखवाया गया था 15 मार्क्स का, और उसके अंदर 3 पार्ट बताया गया था कि व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड ऑब्टेन इट डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ तक हम लोग सेकेंड पार्ट तक आंसर कर चुके थे, और आज हम लोग करेंगे उसके बाद लिखाया गया होगा एंड सॉल्व इट। यहाँ तक सेकेंड पार्ट तक का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग तीसरा पार्ट करेंगे कि टू सॉल्व द इक्वेशन 3, क्योंकि ये हम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन आया था किसका, SHM का। और उस वीडियो के अंदर आप लोगों को पूरा इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि इसमें एटलीस्ट 2 पेज या 3 पेज लगेगा, और पहले से 2 पेज हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और आप लोगों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती। इसीलिए एक के अंदर आप लोगों को कंप्लीट आंसर नहीं लिखवाया गया, क्योंकि आप लोगों को लिए ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का चेन रूल पता होना चाहिए। और इसका बेसिक तो वहाँ पे बता दिया जाएगा, लेकिन आप लोग इसको ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का यूज किया गया है कि कैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करते हैं। सिर्फ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का गेम है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि ये जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ठीक बोले, इंटीग्रेशन का। और अगर इंटीग्रेशन किया गया dx का तो वो क्या होता है, x। ये तो बेसिक चीज़ है कि dx का इंटीग्रेशन x होता है। अब यहाँ से देख लीजिए कि ये इंटीग्रेशन का साइन है और स्मॉल d डिफरेंशिएशन का, ये दोनों कट जाएगा, तो मान सकते हैं क्या बचा, x। तो यहाँ x हो गया, तो इसीलिए आंसर क्या हो गया, x। लेकिन इसका फॉर्मूला दूसरा है, ये आप लोगों को बताया जा रहा है कि ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। इसका कॉन्सेप्ट बार बार यूज होगा, इसीलिए आप लोग समझ लीजिए कि जो इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है वो होता है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। जैसे कि अगर कहीं 2 लिखा गया है तो इसका उल्टा हम लोग लिख सकते हैं 1/2। तो उसी प्रकार से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के क्या है, उल्टा है, जिसको इंग्लिश में रिवर्स प्रोसेस हम लोग कह सकते हैं। और आप लोगों को बताए थे इससे पहले भी कि पहला चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और उसका कॉन्सेप्ट भी ये सब क्वेश्चन को करने में यूज होगा। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा और ध्यान से समझिएगा कि कौन सा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है। बाकी क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इक्वेशन 3 को, और कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए ना क्या करना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन 3 दिख रहा है, राइट, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके द्वारा, 2 dx/dt से। बोले 2 dx/dt से। तो यहाँ पे लिखिएगा आप लोग साथ में कि ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2 dx/dt बोथ साइड। कौन साइड, बोथ साइड। इक्वेशन 3 के ना ये जो दिख रहा है इसके दोनों साइड 2 dx/dt से मल्टीप्लाई किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि हम लोगों को इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, राइट। तो देखिएगा, ये इम्प्लाइज करेगा इसी इक्वेशन के अंदर जो दिख रहा है ना, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 dx/dt से, और ये टर्म आ जाएगा, ये क्या है, d2x/dt²। उसके बाद है प्लस ये वाला टर्म, इसके साथ भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 dx/dt, और साथ में क्या है, ω² × x।
ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 डी एक्स अपॉन डी टी से, तो वो वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0। कुछ नहीं किया गया है, इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई किया गया है 2 डी एक्स अपॉन डी टी से, तो हम लोगों को जो वैल्यू आया वो ये आ गया। अब इसको आप लोग मान लीजिए इक्वेशन 4। अब यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज होगा और इस कॉन्सेप्ट को ही आप लोगों को समझना है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। देखिएगा ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इसमें ना इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? इंटीग्रेशन। और इसको बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग, क्योंकि मेन गेम इस क्वेश्चन का जो मेन गेम है ना इस स्टेप के ऊपर है। तो यहाँ पे क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो लिख दीजिएगा ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 4 को क्या करेंगे? इंटीग्रेट। तो अब इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाएगा इसके लिए समझिए। आप लोगों को यहाँ पे इसका बेसिक बताया जा रहा है, क्योंकि जो मेन खेल है इस क्वेश्चन का वो यहीं पे है। क्या करना है? इसको इंटीग्रेट करना है। अब इतना बड़ा टर्म देख करके आप लोगों को लग रहा होगा कि कैसे इंटीग्रेट होगा, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन समझिए क्या करना है ना कि चेन रूल के थ्रू इसको इंटीग्रेट करना है। चेन रूल के थ्रू इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पे बेसिक बताया जा रहा है कि एक्स स्क्वायर, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आता है? 2x, ये पता है। और अगर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, इधर से इधर हम लोग कर रहे हैं इंटीग्रेशन और इधर से इधर हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किए तो 2x आया और 2x का इंटीग्रेशन किए तो एक्स स्क्वायर आया। ठीक है, ये चीज़ तो पता है। तो यही कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का क्या है? रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस है। हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। कांस्टेंट का हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिंपली देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू 2x दे देगा और 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू एक्स स्क्वायर दे देगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि इस वाले टर्म को इंटीग्रेट करना है और इस वाले टर्म को इंटीग्रेट करना है। तो देखिएगा इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये वाला टर्म का बात कर रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। आप लोगों को एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, ठीक है ना, ये लिखना है, बाकी ये सब जो बताया जा रहा है उसको नहीं लिखना है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? देखिए लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ये दिया गया है डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। अब इसका आप लोग डिफरेंशिएशन कर दीजिए, क्योंकि बताएं कि इधर से इधर हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? चेन रूल के थ्रू। और आप लोगों को चेन रूल पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चेन रूल के द्वारा ही इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चेन रूल क्या बोलता है? अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, उसके ऊपर भी वीडियो बना दिया जाएगा। तो चेन रूल बोलता है कि जो सबसे बाहर वाला होता है ना उसका सबसे पहले इंटीग्रेशन करते हैं या फिर डिफरेंशिएशन करते हैं और उसके बाद फिर अंदर वाला को करते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। किसका? डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर का। तो बाहर में क्या है? 2, तो 2 पावर में है तो यहाँ से 2 आ जाता है साथ में और हो जाता है डी एक्स अपॉन डी टी, और साथ में इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है।
कि जो वैल्यू दिया गया है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर में dx/dt, पावर में 2 है, मतलब कि 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साथ में d2x/dt²। ये इसका चेन रूल है। सबसे पहले इसका हम लोग क्या किए, डिफरेंशिएशन किए, उसके बाद अंदर वाले को कर दिए उसी प्रकार से। अब देखिएगा कि इस वाले टर्म का हम लोग डिफरेंशिएशन किए तो वैल्यू आया ये, इसका डिफरेंशिएशन किए तो ये आया, और ये वैल्यू यहाँ पे सेम टू सेम है, ये वैल्यू इसके बराबर है। और इसीलिए बताया गया कि जो डिफरेंशिएशन होता है वो इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो हम लोगों को करना क्या था, ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 4 इसको इंटीग्रेट करना था। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन किए तो ये आया, और अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इधर से जा रहे हैं तो इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू ये आ जाएगा। तो यही टर्म तो है यहाँ पे, इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आया, तो इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा। तो इसकी जगह पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे। ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि यहीं पे सिर्फ यहाँ क्वेश्चन का मेन जड़ है। अब इसके जगह पे हम लोग ये वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि यह इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, ये हुआ। जैसे बताया गया कि x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ये, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ये। तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर लें, ठीक है। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करके देखते हैं, क्या इसका इंटीग्रेशन। तो फिर से देखिएगा, अच्छे से इन दोनों को समझ लीजिएगा। यहाँ पे दिया क्या हुआ है, 2dx/dt ω² इंटू x। इस x को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2x ω² एक साथ हो जाएगा, dx/dt एक साथ हो जाएगा। तो अब इसको कंप्लीटली इंटीग्रेट करना है, क्योंकि लिखा भी गया है ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 4। अब फिर से इसके अंदर चेन रूल यूज होगा, चेन रूल। तो देखिएगा ω² डॉट x², और इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन, क्योंकि बताए यहाँ भी कि इधर से इधर जाएगा, मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ω² तो कांस्टेंट था, क्या था, कांस्टेंट था, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट बाहर निकल जाता है। तो कांस्टेंट यहाँ से ω² था, तो ये बाहर निकल गया, ठीक है। बच क्या गया, x²। तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है। क्या होता है, 2x। लेकिन यहाँ पे x² का जो भी डिफरेंशिएशन किया जा रहा है ना, वो टाइम के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ऊपर भी दिया गया है dx/dt। तो ये जो x² का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा 2x, और साथ में dx/dt मल्टीप्लाई होगा। यही है कॉन्सेप्ट इसका, कि चेन रूल लग जा रहा है। चेन रूल अगर नहीं पता होगा तो आप लोग लिखिएगा, उसके ऊपर 10 मिनट का एक अच्छे से वीडियो बना दिया जाएगा, तब आप लोगों को ये क्वेश्चन और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये आप लोगों का 15 मार्क्स में पूछेगा। तो इस क्वेश्चन को किसी भी हाल में आप लोगों को करना ही होगा। तो हम लोग अभी तक क्या किए देखिएगा, हम लोग यहाँ तक इससे पहले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, राइट। तो हम लोग आगे बढ़े थे कि इक्वेशन 3 को सॉल्व करना था। यही है इक्वेशन 3, इसको सॉल्व करना था, कुछ नहीं किया गया। इक्वेशन 3 को 2dx/dt के साथ मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। तो 2dx/dt के साथ मल्टीप्लाई किया गया इक्वेशन 3 को, तो वैल्यू आ गया ये। इसको मान लिए इक्वेशन 4,
क्या मान लिया गया? इक्वेशन 4। अब जो मेन खेल था इस क्वेश्चन का वो था इंटीग्रेशन का। यहाँ पे कैसे इंटीग्रेशन होता है, और स्टार्टिंग में ही बताए थे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर दिए कि इंटीग्रेट कर दिए इक्वेशन 4 को। तो एग्जांपल बताएं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x, और 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट आपको अंदर तक समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तब तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए कि इस वाले को इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये लिखा गया है ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 4। तो इस वाले टर्म को इंटीग्रेट करके बता दिया आप लोगों को। ये आप लोगों को एग्जाम में लिखना नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताया गया। तो इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन किए, इधर से इधर कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो ये वैल्यू चेन रूल के थ्रू 2 है सो पहले आ गया और मल्टीप्लाई हो गया dx/dt, और इसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट कर दिए क्योंकि चेन रूल लगा, तो d2x/dt² आ गया। उसी प्रकार से इस वाले टर्म का हम लोग इंटीग्रेशन किए, ये वाला था, और इसका वैल्यू इधर से किए डिफरेंशिएशन, तो ये आ गया, और ये वैल्यू सेम टू सेम इसके जैसा था। और अभी बताए कि अगर इस वाले वैल्यू का इंटीग्रेशन करना है तो इस वाले वैल्यू का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इधर से इधर आ जाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस है। तो उसका वैल्यू आ जाएगा ω² इंटू x²। तो ये सब तो था आप लोगों के लिए रफ। अब यहाँ पे इस वाले वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा, और इस वाले वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा। तो चलिए आगे हम लोग इसके वैल्यू को पुट कर देते हैं। मेन गेम यहीं पे था, इसको आप लोग अच्छे से समझिए। तो देखिए इसके जगह पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्या आता है। देखिए इक्वेशन 4 को जब लोग इंटीग्रेट किए ना तो वैल्यू ये आया। पहला वाला टर्म की जगह dx/dt का होल स्क्वायर प्लस ω² x², और साथ में क्या आ जाएगा? कांस्टेंट, क्योंकि क्या किया गया है? इंटीग्रेशन किया गया, इज इक्वल टू 0। और फिर हम लोग इस c को राइट साइड में भेज देंगे, क्या? dx/dt का होल स्क्वायर प्लस ω² x², और इधर चल जाएगा तो -c हो जाएगा, राइट। और -c क्या है? कांस्टेंट है, प्लस c भी क्या है? कांस्टेंट है। तो हम इस -c को ना एक बड़ा c मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बड़ा c। तो ठीक है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं dx/dt का होल स्क्वायर प्लस ω² x² इज इक्वल टू कैपिटल C। बड़ा सी मान लिए, और ये क्या है? कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट जो यहाँ पे आया था। और अब आप लोग देखिएगा कि जो पिछला कॉन्सेप्ट हम लोग बताए थे चैप्टर 1 का, कि सॉल्यूशन 2 टाइप्स का होता है, एक जनरल और एक पार्टिकुलर। तो उसमें बताए थे कि जनरल के अंदर कितना आर्बिट्री कांस्टेंट रहता है, पार्टिकुलर के अंदर कितना आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। और फिर हम लोग जनरल का कांस्टेंट का वैल्यू निकाल देते थे c का, और उसके वैल्यू को हम लोग पुट करते थे, तो क्या आता था? पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये सब पिछला चीज़ों को कॉन्सेप्ट है, इसीलिए आप लोगों को बोले थे कि उन चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी ना 12 मार्क्स का पहले क्वेश्चन पूछता था, लेकिन अब एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहेगा, और वो चैप्टर से 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को करना क्या है कि ये हम लोग बताए थे कि ये क्या था? एक पेंडुलम था या फिर एक झूला था। अगर इधर जाता है तो 2 और फिर पीछे जाता है तो 4,
और इसको बोलते थे टू एंड फ्रो मोशन। तो मान लीजिए कि ये मेन पॉइंट है इसका, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है ए, क्या है ए, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए का हुआ, डिस्प्लेसमेंट ए का हुआ, यहाँ से यहाँ तक गया। तो जो फाइनल पॉइंट पर आया यहाँ पे वेलोसिटी कुछ ना कुछ हुआ होगा, और वेलोसिटी क्या होगा, अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ए तक गया और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट गया, मैक्सिमम मतलब झूला को जहाँ तक अंत तक जाना था वहाँ तक गया, तो वहाँ पर जाने के बाद इसका वेलोसिटी हमेशा 0 हो जाएगा। किसी भी चीज़ को ले लीजिए, अगर इस पेन को हम ऊपर फेंकते हैं, इतना दूर तक आया और इसको फिर छोड़ देते हैं, तो यहाँ से लेकर के सबसे ऊपर डिस्टेंस आया, ये इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा, और इसी को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू। तो यहाँ पर जब ये पेन आएगा तो इसका वेलोसिटी पक्का 0 होगा, क्योंकि तभी वो रिटर्न होके नीचे गिरेगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी हुआ कि झूला अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया तो इसका डिस्टेंस ए है, तो इसी को हम कह सकते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, ए, और ये मैक्सिमम हुआ है, सबसे ज़्यादा हुआ है, इसके बाद ये नहीं गया, तो यहाँ पे हमेशा वेलोसिटी 0 के बराबर होता है। तो यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करना है कि एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एट मैक्सिमम, आप लोग लिखिएगा साथ में, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट ना सबसे ज़्यादा होगा और उसको हम लोग मान ले रहे हैं ए, क्या ए कोई यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, ए एक डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, तो उस क्षण पे देन वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी है वो 0 के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, और जिसको हम लोग लिख सकते हैं, वेलोसिटी का वैल्यू भी लिखते हैं हम लोग dx/dt, क्या लिखते हैं, वेलोसिटी का वैल्यू dx/dt, जैसे एक्सेलरेशन को लिखते थे dv/dt, उसी प्रकार से याद कर लीजिए कि वेलोसिटी को लिखते हैं dx/dt, मतलब x मतलब डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये वेलोसिटी को ऐसा भी लिखा जाता है, तो वही लिख सकते हैं, वेलोसिटी की जगह पे dx/dt और इक्वल टू 0, और ये वाले इक्वेशन को हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 5। इक्वेशन मानने से डरना नहीं है, देखिए 4 तक माना गया था, तो यहाँ पे क्या किया गया कि जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम मतलब जितना दूर तक जाना था उतना तक आ गया, तो उस समय पर वेलोसिटी पक्का 0 होगा। तो हम लोग इक्वेशन 5 को फिर लिख सकते हैं, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। तो यहाँ पे इक्वेशन 5 में इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 5 देखिएगा dx/dt, dx/dt का वैल्यू क्या है, 0, और साथ में होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 का स्क्वायर। इक्वेशन 5 को हम लोग लिख रहे हैं, सिर्फ यहाँ से वैल्यू को पुट किया जा रहा है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा एक एक स्टेप को, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों का 15 मार्क्स में पूछा जाएगा। और देखिए प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्या ओमेगा स्क्वायर, और साथ में क्या है, एक्स स्क्वायर, क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, एक्स हमेशा रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को, लेकिन अभी एक्स के जगह पे वैल्यू हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ए,
और साथ में स्क्वायर इज इक्वल टू सी। क्यों होगा ए? क्योंकि यहाँ पे लिखा गया एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू ए दिया गया है, तभी तो यहाँ पे जो वेलोसिटी हुआ वो 0 के बराबर हो गया। इसीलिए x की जगह पर a हो जाएगा और स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब हम लोग यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं ओमेगा का स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये हम लोग क्या निकाल दिए? c का वैल्यू निकाल दिए। अब ये c का वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इसके अंदर, इक्वेशन 5 के अंदर, और इसी को बोले थे कि जनरल सॉल्यूशन में हम लोग c का वैल्यू निकालते हैं। अब ये जनरल सॉल्यूशन ये सब चीज़ें चैप्टर 1 के अंदर थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा, वो सब से कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा आप समझिए अच्छे से। इसको हम लोग स्टार मान लेते हैं। अब स्टार भी इक्वेशन के अंदर हम कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार। तो इसको हम लोग स्टार मान लिए और पुट कर देंगे, पुट स्टार इन इक्वेशन 5। ये स्टार का वैल्यू है ना, उसको इक्वेशन 5 में पुट करना है। तो देखिएगा आगे जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ से इक्वेशन 5 के अंदर पुट करना है, तो इम्प्लाइज करेगा, क्या दिया गया है, डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम लोग इक्वेशन 5 के अंदर पुट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर। किसको पुट कर रहे हैं? सी के वैल्यू को, और सी का वैल्यू देखिए ओमेगा स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब कुछ नहीं है, क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर देंगे, कैलकुलेशन है। तो यहाँ से देखिए डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर करेंगे इक्वल टू, ये जो प्लस में है ना उसको उठा करके इधर माइनस में कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर, इसका वैल्यू लिखें और ये प्लस में हो जाएगा तो इधर हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ पे देखिए ए ओमेगा स्क्वायर दोनों के पास कॉमन है, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं। डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर कॉमन, और साथ में क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से हम लोग ये स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर करेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा। एक एक स्टेप को आप लोग ध्यान से समझिए, अच्छे से बताया जा रहा है एक एक स्टेप को, ताकि आप लोगों को किसी भी स्टेप में दिक्कत ना हो। ये स्क्वायर को अंडर रूट में ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अंडर रूट में आ गया, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जो स्क्वायर में रहता है वो तो बाहर निकल जाता है, तो यहाँ से स्क्वायर को हम लोग बाहर निकाल देंगे और बच जाएगा अंडर रूट में ये, तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये ओमेगा है, सो स्क्वायर से बाहर निकला तो साथ में प्लस माइनस भी आएगा, साथ में प्लस माइनस भी आएगा, ओके। तो आगे फिर हम लोग कर सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी का दो वैल्यू आएगा, क्या आएगा, एक प्लस के साथ आएगा और एक माइनस के साथ आएगा। तो यहाँ पे एक बार डी एक्स अपॉन डी टी को प्लस के साथ लिख देंगे और डी एक्स अपॉन डी टी को एक बार माइनस के साथ लिख देंगे, क्योंकि इसका दो वैल्यू आया है, राइट। तो यहाँ से देखिए इसी को डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू लिखा जा रहा है,
तो देखिएगा डी एक्स अपॉन डी टी को एक बार हम लोग लिखते हैं प्लस के साथ, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी डी एक्स अपॉन डी टी को हम लोग लिखते हैं माइनस के साथ ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे ना कि डी टी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ओमेगा के साथ डी टी को मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो मल्टीप्लाई में है इसको हम लोग यहाँ पे ला देंगे। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन का यूज है, तो डी एक्स को यहीं पे रहने दिए, ठीक है, इक्वल टू ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पे ला दिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्यों लाया गया है? क्योंकि इसका एक फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है? एक फॉर्मूला। उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे, डी एक्स डी टी को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा डी टी, और बट्टा में यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में जो ये माइनस था ना यहाँ पे, उसको हम लोग इस साइड कर देंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस। तो हम लोग डी एक्स अपॉन डी टी का ये वैल्यू को ही हम लोग यहाँ पे लिख दिए, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा डी टी। इसका मतलब है कि ओमेगा का डिफ्रेंसिएशन कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टी, और यहाँ पे है माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन। और ये जो टर्म दिख रहा है ये एक फॉर्मूला होता है, ये जो टर्म दिख रहा है ना ये एक फॉर्मूला होता है, किसका? इंटीग्रेशन का, कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हुआ, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में डी एक्स मल्टीप्लाई रहेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। और अगर यही माइनस रहेगा, क्या रहेगा? माइनस रहेगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा में रहेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स बटा ए। ये फॉर्मूला है किसका? इंटीग्रेशन का। जब यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, मतलब सांप वाला साइन लगा देंगे, और इस फॉर्मूला को जैसे हम लोग लगाएंगे हम लोगों का आंसर रेडी हो जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और इसका फॉर्मूला आप लोगों को नीचे बता दिया जाएगा, और इसका भी फॉर्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इस वाले टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेट इसलिए करेंगे क्योंकि ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूला के ऊपर आता है। ये फॉर्मूला आप लोग देखे होंगे, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 के जगह पे यहाँ पे ए यूज किया गया है, वेरिएबल यूज किया गया, बाकी फॉर्मूला सेम है, राइट। तो देखिएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे, ओके। देखिए, अब थोड़ा सा सिंपल सा बचा हुआ है कि ये जो टर्म था इसको हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो ऑन इंटीग्रेटिंग कहाँ पे? बोथ साइड। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे सांप जैसा, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके अंदर है? अंडर रूट में। इंटीग्रेशन का साइन सिर्फ लगाया गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा, ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है, डी टी। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स, ध्यान से सुनिएगा, ये जो माइनस के साथ है एक्स ऊपर में, और जो प्लस के साथ है ए नीचे में, साइन इनवर्स एक्स बटा ए इसका फॉर्मूला होता है। हम लोग प्लस सी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। और ओमेगा डी टी,
के रिस्पेक्ट में ओमेगा का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए ओमेगा तो कांस्टेंट है, ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा बाहर आ जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी हो जाएगा टी। क्यों टी होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में भी बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, यहाँ से देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता था, एक्स के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि ये इंटीग्रेशन और डी कैंसिल हो जाता है। उसी प्रकार से ये इंटीग्रेशन और डी कैंसिल हो जाएगा तो टी बचेगा। और हम लोग एक कांस्टेंट ले लेते हैं जो फाई मान लेते हैं, एक कांस्टेंट, इसके जगह पे कांस्टेंट आता और इसको इंटीग्रेट किए तो फिर से कांस्टेंट आता है। उन दोनों कांस्टेंट को मिला करके एक कांस्टेंट ले लिए हैं, इसमें क्या दिक्कत है। कांस्टेंट हम लोग पहले सी लेते थे, अब की बार कांस्टेंट फाई ले लेंगे। क्या ले लिए हैं, कांस्टेंट फाई। ठीक है, तो इसको इक्वेशन ए मानते हैं और यही हम लोगों का निकल गया सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन एक और हम लोगों को पार्ट था जिसको सॉल्व करना है, तो एक तो निकल गया, एक और निकलेगा। देखिएगा दूसरा में क्या दिया था, दिया था माइनस डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में इज इक्वल टू ओमेगा डी टी। इसका इंटीग्रेशन करना था क्योंकि डी एक्स अपॉन डी टी का दो वैल्यू आया था, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओमेगा डी टी। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, देख लीजिए, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, इसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स बटा ए, एक्स बटा ए। हम लोग साथ में कांस्टेंट नहीं ले रहे हैं, ओमेगा बाहर आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, और जो कांस्टेंट प्लस में सी लिया जाता है उसके जगह पे हम लोग एक नया चीज़ देखने वाले हैं, साई। इसको क्या पढ़ते हैं, साई। 12th में भी देखे होंगे आप लोग, राइट। तो ये कांस्टेंट लिए हैं और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन बी। तो इसको हम लोग इक्वेशन बी मान लिए। तो देखिए इक्वेशन ए आ गया और इक्वेशन बी आ गया, इक्वेशन ए आ गया और इक्वेशन बी आ गया, और यही हम लोगों का क्या है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और यदि इसी को अच्छे तरीके से लिख दिया जाए तो आप लोग लिख सकते हो x बटा ए, और कॉस इनवर्स को इधर कर देते हैं तो हो जाएगा कॉस, यहाँ से हो जाएगा ओमेगा टी प्लस साई, क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा आई। और अगर इसको हम लोग अच्छे तरीके से लिख दें तो इसको लिख सकते हैं x बटा ए और साइन, साइन इनवर्स इधर साइन हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई। तो हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी वी गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो अंत में हम लोग लिख देंगे कि हेंस इक्वेशन ए एंड बी are the solution of required differential equation। क्वेश्चन से ही इसको हम लोग बना दे रहे हैं कि हेंस इक्वेशन ए एंड बी जो निकला, ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, उसी को हम लोग लिख रहे हैं कि इक्वेशन ए एंड बी आर द सॉल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल
इक्वेशन किसका इक्वेशन ऑफ SHM ऑफ SHM श्री हनुमान मंदिर SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन राइट। अब आप लोग श्री हनुमान मंदिर नहीं समझ लीजिएगा। तो ये आप लोगों का 15 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों को थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाले पार्ट में दिक्कत लगा होगा और थोड़ा सा ये फॉर्मूला को, तो ये तो फॉर्मूला आप लोग समझ लीजिएगा, लेकिन इंटीग्रेशन वाले पार्ट में जहाँ पे बताए थे कि इस क्वेश्चन का मेन जड़ वहीं पे, उसको अच्छे से एक बार और वीडियो को देख लीजिए तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा लंबा है तो देखिए आप लोगों को 15 मार्क्स मिलेगा भी। कितना मार्क्स मिलेगा? 15 मार्क्स मिलेगा। तो उसके लिए तो लंबा जाना ही पड़ेगा ना, और नहीं तो एक पेज का भी आंसर है, सिर्फ एक पेज में आप लोग इसको कंप्लीट कर दोगे। उसके लिए आप लोग कमेंट में बताइएगा, अगर वो आंसर भी चाहिए तो उसके लिए भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। बाकी ये जो आंसर है वो कम्प्लीटली करेक्ट और फुल मार्क्स मिलने वाला है। उसमें हम लोग शॉर्ट करेंगे अगर आप लोग बोलिएगा तो। तब तक के लिए वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा और चैनल को डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।